इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट को देख चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं चौथा प्रैक्टिस सेट को। और दोस्तों यह जो प्रैक्टिस सेट है जो नए सिरे से जो तैयार किया गया है बिहार पुलिस का, और सिलेबस जो चेंज किया गया उसी पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार एम.एन. राय के द्वारा दिया गया था। और ऑप्शन और देख लेते हैं, जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, तो यह संचालन समिति के इनको अध्यक्ष माना जाता है और यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भीमराव अम्बेडकर को संविधान का पिता माना जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 इन्होंने भारतीय संविधान का आत्मा कहा है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान USSR यानी अभी जो वर्तमान में जो रूस है, रूस से लिया गया है। ठीक है, और आर्थिक नियोजन भी रूस से ही लिया गया है। पंचवर्षीय योजना भारत में जो योजना आयोग आया था 15 मार्च 1985 में इसको लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना? सिक्किम भारत का कब एक राज्य बना? तो 36वां संविधान संशोधन करके 1975 ईस्वी में सिक्किम को एक राज्य बनाया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के तहत किया जाता है। ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है कि संसद के द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो यह अधिकार पारित किया गया था 2009 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव किया जाता है राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो राज्यपाल की नियुक्ति का जो संबंध है वह हो जाएगा अनुच्छेद 155 से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से CEC का अर्थ क्या है? CEC का अर्थ क्या होता है? तो इसका होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो वर्तमान में राजीव कुमार हैं। अगला प्रश्न है कि सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? तो यह किया गया था 36वां संविधान संशोधन करके। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? तो राजकोषीय नीति तैयार करने का जो अधिकार है वह वित्त मंत्रालय के पास है। वित्त मंत्रालय के पास है, जो वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड का अध्ययन डैश के रूप में जाना जाता है? तो ब्रह्मांड का अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी के चारों एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा के द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर हो जाएगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 के बराबर। अगला प्रश्न है कि वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है? तो जो भारत का IST जो आधारित है वह 82.5 डिग्री पूर्व रेखांश पर आधारित है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? तब मरुस्थल जो है भारत में स्थित नहीं है, तो सिंधु घाटी का मरुस्थल या पाकिस्तान में है, स्पीति घाटी स्थित मरुस्थल भारत में है, थार राजस्थान में, कच्छ का रण भारत में है। तो ऑप्शन बी और B, C, D भारत में, जबकि A जो है वह भारत में नहीं है। अगला प्रश्न है कि 10 डिग्री जल संधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 10 डिग्री जो जल संधि है वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में स्थित है? तो तीस्ता और दिहांग के बीच में जो स्थित है वह असम हिमालय कहलाता है, वह असम हिमालय का भाग है। अगला प्रश्न है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल? तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वह ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से है, और गोदावरी जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है कि अल्फांसो किस फल की एक किस्म है? तो अल्फांसो या आम की एक किस्म है जो दक्षिण भारत में ज़्यादातर महाराष्ट्र में पाया जाता है। महाराष्ट्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है? तो दोस्तों याद रखिएगा, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा था कि स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है? तो राजमार्ग से है। NH को जोड़ना है तो हो जाएगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को इसी के तहत जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी?
तो यह पाई गई थी हड़प्पा में, हड़प्पा। और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। और सबसे पहले हड़प्पा की ही खोज हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता में, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। कौन थे? बाणभट्ट। अगला प्रश्न है कि किताब उल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? तो किताब उल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अल बरूनी की है। अगला प्रश्न है कि अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? अजंता गुफाओं की जो चित्रकारी है वह जातक कथाएं जिसमें बौद्ध महात्मा बुद्ध के जीवन वृत्तांत के बारे में बताया गया है। और जो अजंता की जो गुफाएं हैं वह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू के द्वारा 1347 ईस्वी में किया गया था। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल के समय में हुआ था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय में इसकी स्थापना हुई थी। इसी समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भी दक्षिण भारत में हरिहर एवं बुका के द्वारा 1336 में किया गया था। ये भी मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय में होगा, इसका भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम डैश के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां के समय में यह महत्वपूर्ण कवि थे। अगला प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर? तो दोस्तों फतेहपुर जो सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था या गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, इसीलिए विजय का शहर भी 12 साल तक डैश की राजधानी रही थी। तो यह अकबर की राजधानी रही थी, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सालाबाई की संधि 1782 में हुई थी, लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों डेट भी आपको समय तारीख भी याद रखना है। तो सालाबाई की संधि पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया, तो मई 1782 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि 1855 से 56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1855 से 56 में जो संथाल विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू के द्वारा किया गया था। वो बहुत ही वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या इनमें से सरदार उधम सिंह के द्वारा 1940 में कर दिया गया था, लंदन में जाकर गोली मारे थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में किसे बादशाह खान के नाम से जाना जाता है या बादशाह खान कहा जाता था? तो यह खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था, जिन्होंने जो लाल कुर्ती नामक संगठन से भी जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा दोस्तों। और अगला प्रश्न है कि किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित MRP का अर्थ जो होता है वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में पीपुल्स प्लान एक आर्थिक योजना किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो यह पीपुल्स प्लान जो था 1950 ईस्वी में MN राय के द्वारा तैयार किया गया था, ये भी बात याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी का जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है। स्थापना 1990 ईस्वी में हुआ था और इसको 1992 में वैधानिक दर्जा मिल गया था, ये भी बात याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो इसको किया जाता है व्यापार संतुलन के रूप में संदर्भित किया जाता है, यानी आयात और निर्यात को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन परंपरागत कृषि विकास योजना PKVI का उद्देश्य नहीं है? तो PKVI का उद्देश्य इसमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? तो इसमें से हो जाएगा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने, ये इसका उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किसके सहायता से लागू किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो लागू किया गया था वह वर्ल्ड बैंक के सहायता से लागू किया गया था, वर्ल्ड बैंक के सहायता से लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि सरकार के द्वारा गिफ्ट शहर की योजना कहाँ बनाई गई है? तो गिफ्ट शहर की योजना जो बनाई गई है वो अहमदाबाद में बनाई गई है। अगला प्रश्न है कि UNDP का जो पूर्ण रूप है यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है UNDP, तो इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। अगला प्रश्न है कि ईस्टर का त्यौहार किस दिन मनाया जाता है? तो ईस्टर का जो त्यौहार होता है वो रविवार के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र के वादक थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोद के। अगला प्रश्न है कि पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखी गई है, झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखी गई है। और स्पीड पोस्ट जो लिखी गई है वह स्पीड पोस्ट शोभा डे के द्वारा लिखी गई है। और गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और धनती राय के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है?
तो भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को रामानुजम के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और गणित का सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है उसको एबेल पुरस्कार बोलते हैं, एबेल पुरस्कार बोलते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, एबेल पुरस्कार इंटरनेशनल पुरस्कार है। अगला प्रश्न है कि भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो यह सीवी रमन ने किए थे 1937 ईस्वी में, रमन प्रभाव की खोज के लिए, रमन प्रभाव के खोज के लिए इनको मिला था। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को के द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी चुनी गई है? तो यह 40 चुनी गई है, 40। अगला प्रश्न है कि चांद पर मानव को ले जाने वाला लूनर अभियान का नाम क्या रखा गया था? तो इसका नाम रखा गया था अपोलो 11। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में इनपुट के बाद जानकारी क्या कहलाती है? कंप्यूटर में इनपुट के बाद जो जानकारी होती है उसको आंकड़ा बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी उच्च गति अर्धचालक मेमोरी है जो सीपीयू की गति को बढ़ा देती है? तो इसको कैश मेमोरी बोलते हैं, कैश मेमोरी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस है? तो कंप्यूटर वायरस जो होता है वो एक प्रकार का प्रोग्राम ही होता है, यह हो जाएगा क्रीपर, एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार 1989 ईस्वी में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था और वर्ल्ड वाइड वेब को विश्वव्यापक जाल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को डैश भी कहा जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दाब पास्कल, तापमान केल्विन, द्रव्यमान केजी, जबकि वजन घन मीटर दिया हुआ है, यही गलत है। वजन को यानी भार को न्यूटन से मापते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति और दर को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो उस उपकरण का नाम है वेंचुरीमीटर, उस उपकरण का नाम है वेंचुरीमीटर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि नहीं है यानी अदिश है? तो बल, वेग और विस्थापन जो है यह सभी सदिश है, जबकि कार्य एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न है कि हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में क्यों सक्षम है? तो कारण इसका है कि घर्षण और बाई फ्रिक्शन के कारण हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ध्वनि निम्न माध्यमों में किसमें यात्रा नहीं कर सकती है? तो जो ध्वनि है वह निर्वात में नहीं गमन करती है और ध्वनि की चाल जो ठोस में सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है, जॉन डाल्टन को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि जब किसी तत्व के परमाणुओं की भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या होती है उसको आइसोटोप बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बोरिक अम्ल का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी गैस खाद्य उत्पाद में दुर्गंध का कारण बनती है? तो हो जाएगा ऑक्सीजन गैस बनती है, ऑक्सीजन गैस। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा धोवन सोडा, धोवन सोडा का मतलब होता है Na2CO3 होता है। तो धोवन सोडा का कार्य नहीं है तो इसका उपयोग पेयजल की कीटाणुओं को मुक्त करने में बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, यह इसका काम नहीं है। अगला प्रश्न है कि बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण और प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है उसको ओलेरीकल्चर कहते हैं। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। एपीकल्चर में मधुमक्खी का पालन करते हैं। अगला प्रश्न है कि पौधे की कोशिका भित्ति जो होती है वह सेलुलोज में पाई जाती है और पौधे पादप विज्ञान और जंतु विज्ञान में अंतर कोशिका भित्ति के कारण नहीं होता है। जो पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो लीवर है और दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो अग्नाशय है, याद रखिएगा अग्नाशय है। अगला प्रश्न है कि रक्त का थक्का किसकी उपस्थिति के कारण बनता है? तो रक्त का थक्का प्लेटलेट्स की उपस्थिति के कारण बनता है और आरबीसी की जो संख्या ज्ञात करते हैं वह हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र एजी टांसले को इसका पिता कहा जाता है। कितने प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं? तो 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं, 3 प्रकार के। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि का जो अनुमानित दर है वह 5.9% है। अगला प्रश्न है कि फोर्ब्स द्वारा जारी भारतीय अरबपतियों की सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर मुकेश अंबानी है। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2023 में यूरोपीय आयोग ने भारत के किस उत्पाद को संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्रदान किया है? तो यह जीआई टैग दिया है, जीआई टैग दिया है कांगड़ा चाय को दिया है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2023 में जारी भारत के विदेशी ऋण संबंधित तिमाही आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 तक भारत का जो बाह्य ऋण था कितना था? तो लगभग 613 बिलियन डॉलर के बराबर था, 613 बिलियन डॉलर के बराबर था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि पीएम मित्र पार्क योजना के तहत कितने पार्क स्थापित किए जा रहे हैं? तो यह 7 पार्क स्थापित किया जा रहा है। अब रीजनिंग का प्रश्न आता है दोस्तों कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है, कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? तो तीसरे स्थान पर इसमें से बताना है कौन सा स्थान आएगा, तो हो जाएगा ऑब्लिक जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ऑब्लिक जो है यह तीसरे नंबर पर आएगा। अगला प्रश्न है कि देखिए जो दोस्तों आकृति दिया है, इसमें से बताना है कि ऑप्शन ए आकृति ऑप्शन चारों में से किसमें निहित है? तो जो आकृति देखिए दोस्तों यहाँ आपको बनाएगा यहाँ से लेके यहाँ ऑप्शन नंबर ए में यह आकृति मिल रही है, बाद बाकी किसी में नहीं मिल रही है। उसके बाद जो आपका 73 नंबर क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष में है, तो कथन और निष्कर्ष का जो इसको बनाइएगा दोस्तों, कथन और निष्कर्ष का इसका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, केवल जो 3 निष्कर्ष है यह निकल रहा है। अगला प्रश्न है 74 नंबर, यह भी कथन और निष्कर्ष का ही है। तो कथन और निष्कर्ष में 74 नंबर बोल रहा है कि ए और डी, कोई ए डी नहीं है, तो दोनों अलग अलग है, कोई ए और डी नहीं है, सभी डी ई है, तो सभी डी ई है। उसके बाद निष्कर्ष में पूछ रहा है कि कोई डी ए नहीं है, तो ए सही है नहीं है, और कुछ ई डी है, तो दोस्तों सभी में कुछ का केस होता है, यानी दोनों निष्कर्ष निकल रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष सही है। उसके बाद है 75 नंबर में आपको कुट, इसको बनाइएगा दोस्तों, बहुत आसान होता है यार, ठीक है। तो 75 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 955। नेक्स्ट प्रश्न है कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 1/3 अनुपात 1/5, तो 5, 3 और 6 का एलसीएम लेकर यहाँ से बनाइएगा दोस्तों, यहाँ से आपका 35 आ जाएगा, सबसे छोटी भुजा 35 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पाई चार्ट दिया हुआ है दोस्तों 76 नंबर 77 नंबर पाई चार्ट है, तो पाई चार्ट में बनेगा, वो भी बहुत आसान होता है, 12.91 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताया था, इसका फॉर्मूला होता है θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। इसको बनाइएगा दोस्तों, तो इसको बनाइएगा तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। अब देखिए सर दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री का है, कॉट 13 और 77 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, इसका मान 1 हो गया। 27 और 63 1 हो गया। कॉट 45 और tan 45 का मान 1 होता है, यानी 1 में किसी से भी गुना करेंगे 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 तो 1 आएगा, मतलब कितना बार भी 1 को गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्यानुपाती निकालना है दोस्तों। मध्यानुपाती का जो फॉर्मूला होता है रूट अंडर दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी a गुना b हो जाएगा, तो a गुना b इसका मान निकालिएगा, तो हल करके तो इसका आ जाएगा आपका a + d उत्तर, इसका सही उत्तर हो जाएगा a + d। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपको मीनिंग बताना है, एप्रोप्रिएट मीनिंग। टू टेक पेन्स का जो मतलब होता है, टू टेक पेन का मतलब होता है यह हो जाएगा टू मेक इफोर्ट्स। अगला प्रश्न है कि आपका ग्रामेटिकल एरर इसमें बताना है, कॉमन एरर का क्वेश्चन है कि दे वुड हैव ऑन द रेस इफ दे वुड हैव रन फास्टर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इफ दे वुड हैव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रिपोजिशन इसमें बताना है, मतलब एप्रोप्रिएट शब्द बताना है इसमें कि आफ्टर अ हेक्टिक डे ऑल ही वांटेड वाज टू रेस्ट इन साइलेंस, इसका सही उत्तर हो जाएगा साइलेंस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। पीपुल ऑफ द सेम डैश आर नॉट अलाउड टू गेट मैरिड इन हर कंट्री, तो इसमें से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्लैन। अगला प्रश्न है कि मीनिंग आइडियम्स, मतलब आइडियम्स का मीनिंग बताना है, एप्रोप्रिएट मीनिंग। चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल का मतलब हो जाता है क्या हो जाएगा, समथिंग दैट इज वेरी इजी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताना है आपको कि इसमें भी बताना है कि वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है, इसमें गिवन वर्ड है या पर्सन हु हेल्प विलिंगली विदाउट बीइंग पेड फॉर इट, उसको वॉलंटियर बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। एस्टिमेट का मतलब होता है एसेस। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन डेट, इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा इसमें आएगा। अगर कोई नहीं है इसमें, अगर सही है तो इसको छोड़ देना है। अगर यहाँ पर आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पर एप्रोप्रिएट कोई ऑप्शन आ सकता है तो बताइए कि नाइदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स हैज प्रेजेंट, तो यहाँ हो जाएगा डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट हो जाएगा, आर प्रेजेंट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें भी वही सेम है कि श्रीनु हैड अ टेक ब्रेक फ्रॉम हिज ट्रेनिंग फॉर द मैराथन ड्यूरिंग द लॉकडाउन, सो ही डिसाइडेड टू गो टू हिज होम टाउन, इसमें सब सही है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है, गो बैक ओवर द सेम रूट डेट वन हैज जस्ट टेकन, इसको क्या बोलेंगे, इसको रिट्रेस बोलेंगे, रिट्रेस। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम शब्द, तो प्रचुर मतलब ज़्यादा, तो अल्प हो जाएगा अल्प। नेक्स्ट प्रश्न है कि ई प्रत्यय का प्रयोग
किसमें नहीं हुआ है? तो दोस्तों ई प्रत्यय जो होता है किसी भी शब्द के बाद में लगता है, तो तेली, माली, अलबेली में है, जबकि चमेली में ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है कि महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महेंद्र का संधि विच्छेद हो जाएगा महाजोर इंद्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान को नेपथ्य बोलते हैं, नेपथ्य। अगला प्रश्न है कि जिसे बुलाया न गया हो उसे क्या बोलते हैं? तो जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहुत बोलते हैं। अनिष्टि का अर्थ डैश होता है, परंतु अनिष्ट का अर्थ निष्ठाहीन होता है। ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द है, तो अनिष्ट का अर्थ आपको बताना है, तो अनिष्ट का शब्द हो जाएगा हानि। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ण का अर्थ नहीं होता है, तो वर्ण का अर्थ अक्षर, जाति, रंग होता है, जबकि सुंदर नहीं होता है, सुंदर नहीं होता है। निम्न से किस एक का अर्थ पुराना होता है, यानी ओल्ड, तो हो जाएगा चीर, ऑप्शन नंबर डी, चीर का अर्थ पुराना होता है, जबकि यह चीर का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? कपड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बागीश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो बागीश्वरी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह शारदा होता है। अगला प्रश्न है कि कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ सुनी